नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपको अपने परिवार में। और बंधन है, अभिनंदन है, दो रिश्तों का बंधन है ना। तो आते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं। आप हिंदी साहित्य यानी सामान्य हिंदी सामने लिखा गया है, मैं विपिन सर। एक पार्ट आपको हम दे चुके हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपको, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, भारतेंदु युग के बारे में, ठीक। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का इस वीडियो में नाटक हम आपको देने जा रहे हैं, नाट्य विधा यानी नाटक पढ़ाएंगे। और मैं बता रहा हूं आपको मेरे भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक ऐसा याद होंगे ना, ऐसा याद होंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि हाँ कितनी आसानी से याद हो गए भाई। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, अरे दादा, नाटक के तो राजा माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कभी भी तुमसे अगर पूछे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक के क्या हैं, तो नाटक के सम्राट हैं। नाटक के क्या हैं? नाटक के राजा हैं। ठीक, तो समय न ज्यादा बिताते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। और सामान्य हिंदी के अंतर्गत, साहित्य के अंतर्गत, यानी भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम लोग देखते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अब इनके अंतर्गत हम आप लोग को लेकर बढ़ेंगे आज के वीडियो में नाटक। भैया नाटक, दिल थाम के बैठिए, दिमाग लगा कर बैठिए, कहीं नहीं जाने वाले। आज के वीडियो में जितने भी पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक, चलो देखो इनके नाटक की पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है, नाट्य विधा का, ठीक है, नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, माना जाता है। और एक बात आप लोग को मैं बता दूं, ठीक है, हिंदी के अंतर्गत, ठीक है, हिंदी के अंतर्गत प्रथम नाटक जो है वह नहुस है। हिंदी के अंतर्गत जो प्रथम नाटक है वह क्या है? नहुस है। और इसके लेखक कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास। आगे में बात करें तो हम ये नहुस जो लिखा गया ये ब्रज भाषा में, किस भाषा में? ब्रज भाषा में। आपको हमने एक वीडियो में हम आपको बताए हैं कि गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता ही हैं। कौन है? पिता हैं। ठीक, तो ये हिंदी का प्रथम नाटक लिखे हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। आपको बताएं शुरुआत इन्होंने किया था, गोपाल चंद्र ने, लेकिन खुद को श्रेय नहीं माना, अपने आप को श्रेय नहीं लिया। कहें अब तो हम बूढ़ बुजुर्ग हो गए, अब तो मर जाबे, ठीक, क्या करें, हम अपन श्रेय ली, हम अपने लड़का को दे दी, है ना। उत्तराधिकारी इनके लड़का को रहा, इनके उत्तराधिकारी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो ये अपना श्रेय न लेकर के इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र को दे दिया, अपने बच्चों को दे दिया। ठीक है, तो इसीलिए नाट्य विधा का प्रवर्तक जो होता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ये गोपाल चंद्र गिरधर दास ने साफ साफ कहा कि हमने शुरुआत की, हमने लिखा, लेकिन हम इसके राजा नहीं हैं, हम इसके सम्राट नहीं हैं, हम इसके प्रवर्तक नहीं हैं, हम इसके कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक, इसके प्रवर्तक, सब सम्राट, इसके सभी देवता, राजा, महाराजा, पिता, पितामह, प्रवर्तक, सब कुछ कौन दे दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र को दे दिया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, याद रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 17 नाटक लिखे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 17 नाटक लिखे हैं, याद रखेंगे, कुल 17 नाटक लिखे हैं, जिसमें से 2 प्रकार के नाटक लिखे हैं इन्होंने, एक मौलिक और एक अनुदित नाटक लिखे हैं। ठीक, इसमें से 2 प्रकार के लिखे हैं इन्होंने नाटक, एक लिखे हैं मौलिक नाटक यानी मौलिक हो, और एक लिखे हैं अनुदित नाटक। आगे चलिए, मौलिक नाटक इन्होंने 9 लिखा है और अनुदित नाटक इन्होंने 8 लिखा है। और 9-8 जोड़ोगे तो टोटल कितने हो गए? 17 हो गए। ठीक, आज याद रखेंगे, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुल कितने नाटक लिखे हैं, तो 17 नाटक लिखे हैं, जिसमें मौलिक आपके 9 हैं और अनुदित आपके 8 हैं। मौलिक का मतलब यह होता है कि जो हम खुद लिखी, मौलिक का मतलब होता है मूल। ये इसको हम तोड़ेंगे तो टूटेगा, मूल और प्लस इक में टूटेगा। अब मूल का मतलब होता है स्वयं के द्वारा, जहां समाज जन्म हुआ। ठीक, यानी कि जो स्वयं लिखे हैं उसे हम मौलिक कहते हैं, यानी ये खुद तैयार करें, खुद। ठीक, और अनुदित का मतलब होता है अनुदित। ठीक है, अनु प्लस उदित, यानी केहू लिखे रहा दूसरे भाषा में, जैसे मान लो संस्कृत में कोहू लिखे रहा,
यही कहिए हिंदी में कॉपी के दें, हिंदी में होकर अनुवाद के दें। कोई बांग्ला भाषा में लिखे रहा, ये भारतीय दर्शन हिंदी में लिख दें। संस्कृत में लिखा रहा, हिंदी में लिख दें। उर्दू में लिखा रहा, हिंदी में लिख दें। तो ये अनुदित नाटक जो होता है इन्होंने अनुवाद किया है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता ने ही पहला नाटक लिखा था, हिंदी का पहला नाटक नहुस, और इन्होंने कुल जो नाटक लिखे हैं 17 नाटक लिखे हैं, और एक मौलिक है और दूसरा क्या है, अनुदित है। आगे चलिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का पहला जो नाटक है, ठीक है, पहला नाटक है विद्या सुंदर। ठीक है, पहला नाटक है विद्या सुंदर भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, जो कि ये बांग्ला भाषा में था। ठीक है, बांग्ला भाषा में, और ये हिंदी में इसका अनुवाद किया है। हिंदी में इसका क्या किया, अनुवाद किया है। ठीक, तो ये अनुदित नाटक है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर इनका अनुदित नाटक है। तो कोई भी पूछे भारतेंद्र हरिश्चंद्र का पहला नाटक कौन सा है, तो पहला नाटक है विद्या सुंदर, और ये विद्या सुंदर को बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया है हिंदी के अंतर्गत। ठीक, और यही विद्या सुंदर अनुदित के अंतर्गत आएगा। और इनका भारतेंद्र का पहला नाटक है, और हिंदी का ये तीसरा नाटक है। हिंदी का कौन सा है, तीसरा नाटक माना जाता है। ठीक है, पहला नाटक है नहुस, और दूसरा नाटक है शकुंतला राजा लक्ष्मण सिंह का। दूसरा नाटक हिंदी का जब भी पूछेंगे तो दूसरा नाटक किसका, हिंदी का, तो शकुंतला है। कौन सा, शकुंतला है। और शकुंतला के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह। और ये खड़ी बोली में, किस बोली में, ठीक है, खड़ी बोली में लिखा गया है। और ये खड़ी बोली का, शकुंतला को खड़ी बोली का हिंदी का पहला नाटक भी माना जाता है। शकुंतला को हिंदी में खड़ी बोली का पहला नाटक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नहुस जो है ब्रज भाषा में, इसीलिए खड़ी बोली में पहला नाटक है शकुंतला, और हिंदी में ये दूसरा नाटक है। ठीक है, और तीसरा नाटक कौन सा, विद्या सुंदर है। ठीक है, तो विद्या सुंदर ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। ठीक, चलो आगे। हाँ भाई, जैसा कि अभी हमने आप लोग को बताया कि आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र के 17 नाटक है। कितने नाटक है, 17, और जिसमें से अनुदित नाटक की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक, और आपके मौलिक नाटक कितने हैं, 9 है। ध्यान से देखिएगा, मन लगा लीजिए 10 मिनट के लिए। ठीक, जिसके अंतर्गत पहला नाटक इनका है विद्या सुंदर। ये कौन सा है, विद्या सुंदर, और ये इनका प्रथम नाटक है। और ये किसका नाटक है, भारतेंद्र का। और हिंदी का ये तीसरा नाटक माना जाता है, तीसरा, ये तीसरा हिंदी का। हिंदी का जब पूछेगा तो हिंदी का तीसरा नाटक कौन सा, विद्या सुंदर है। ठीक, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रथम नाटक विद्या सुंदर है। ठीक, और ये अनुदित नाटक है। दूसरा है कौन सा, रत्नावली, दूसरा है रत्नावली। आगे तीसरा पाखंड विखंडन, पाखंडो विखंडन। और चौथा है धनंजय विजय, चौथा है धनंजय विजय। और पांचवा है कर्पूर मंजरी, पांचवा क्या है, कर्पूर मंजरी। और छठवा है भारत जननी, भारतो जननी। और सातवां है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। और आठवां है दुर्लभ बंधु। देख लीजिए, 8 आपके हो गए, 8 आपके हो गए, 8 हो गए ना। बढ़िया सुनिए जरा ध्यान से। विद्या सुंदर जो है ये बांग्ला चौर 85 का एक नाटक है, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। ठीक, 1868 में, 1868 में विद्या सुंदर के नाम से, ठीक है, चौर 85 के बांग्ला भाषा में लिखा गया था, और उसका भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अनुवाद किया। रत्नावली की हम बात करें तो रत्नावली ये भी 1868 में लिखा गया नाटक है। यह संस्कृत नाटिका की एक रत्नावली, रत्नावली जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई रचना है, और उसी का ये हिंदी में अनुवाद किया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। आगे पाखंड विखंडन जो लिखा गया है ये 1872 में लिखा गया है। कृष्ण मिश्र एक लेखक हैं, और ये संस्कृत के लेखक हैं। कृष्ण मिश्र जो है ये संस्कृत के लेखक हैं। अब प्रबोधन चंद्रोदय, यानी प्रबोध चंद्रोदय एक रचना है संस्कृत भाषा की। मैं आपको बता जरूर दे रहा हूं, लेकिन आपके ऑल वनडे एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि किसका अनुवाद है, किसका वर्णन है, कौन नहीं है, ऐसा नहीं पूछा था। लेकिन आपके जानकारी के लिए आपको मैं सूचित कर दे रहा हूं, आपको मैं बता दे रहा हूं कि आप लोग जानते रहिए। ठीक है, तो आगे मैं बात करूं तो ये पाखंड विखंडन 1872 में लिखा गया है। ठीक है, कृष्ण मिश्र संस्कृत के लेखक हैं। प्रबोध चंद्रोदय एक रचना है उनकी, उन्हीं का यह अनुवाद है। ठीक, आगे हम बात करें तो चौथा आपकी रचना है धनंजय विजय। ठीक है, धनंजय विजय 1873 में लिखा गया है। और एक कांचन लेखक हैं, कांचन ये संस्कृत भाषा लेखक हैं, कांचन। और संस्कृत भाषा में धनंजय विजय ही कांचन की रचना है, और उनका नाटक है।
और उसी का भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने हिंदी में अनुवाद किया है। आगे पांचवें है आपके कर्पूर मंजरी 1875 में लिखी गई है और ये भी कांचन के नाटक का अनुवाद ही है, कांचन कवि के नाटक का। और कर्पूर मंजरी और ये धनंजय विजय, ठीक है, ये कांचन के, और ये किस भाषा के थे भाई, ये संस्कृत के थे, ठीक है, और ये संस्कृत के लेखक थे और उन्हीं का ये अनुवाद किया गया है, धनंजय विजय और कर्पूर मंजरी, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसका अनुवाद किया है। आगे छठवीं रचना है आपके भारत जननी 1877 में रचना लिखी गई है, ठीक है, और एक गीत नाट्य है। और भारत जननी एक गीत नाट्य का मतलब है ये नाटक है लेकिन एक गीत वाला नाटक है, गावे वाला नाटक है, ठीक, गावे वाला नाटक है। और ये संस्कृत में है, भारत जननी संस्कृत में है, गाँव वाला संस्कृत का, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, संस्कृत में भी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है और इसी का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है अब भारत जननी एक नाटक के रूप में, ठीक है। आगे हम आपकी बात करें, सातवां है मुद्रा राक्षस। अब मुद्रा राक्षस आप लोग एक संस्कृत के लेखक विशाख दत्त का नाम सुने होंगे, विशाख दत्त, और विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस है, संस्कृत भाषा में उन्होंने नाटक लिखा है और उसी का भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अनुवाद किया है। क्या किया भाई, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अनुवाद किया है, ठीक। आगे हम बात करें तो आप लोग की ये दुर्लभ बंधु है, ठीक, और दुर्लभ बंधु जो है, ये दुर्लभ बंधु के नाम से बांग्ला भाषा में एक नाटक लिखा गया और उसी का ये आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसका अनुवाद किया है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि ये इतने आप लोग के नाटक हैं और जो अनुदित नाटक हैं 8 हैं और इसके रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। एक बार मैं आप लोग को फिर से दिखा दूं, एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। पहला नाटक इनका है विद्या सुंदर, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। पहला नाटक इनका क्या था, विद्या सुंदर, पहला नाटक विद्या सुंदर, सुनते जाइएगा, पहला नाटक विद्या सुंदर, दूसरा क्या है, रत्नावली है, दूसरा क्या है, रत्नावली है, तीसरा है पाखंड विखंडन, तीसरा क्या है, पाखंड विखंडन। पहला क्या था यहाँ पर, विद्या सुंदर, पहला क्या था, विद्या सुंदर, विद्या सुंदर, विद्या सुंदर, विद्या सुंदर तो विद्या सुंदर, विद्या सुंदर तो विद्या सुंदर, विद्या सुंदर तो विद्या सुंदर, रत्नावली, विद्या सुंदर, रत्नावली। आगे पाखंड विखंडन, पाखंड विखंडन, और चौथा धनंजय विजय, चौथा क्या है, धनंजय विजय, और पांचवा क्या है, कर्पूर मंजरी, पांचवा क्या है, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय, धनंजय विजय, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय। किसकी है, भारतेंद्र की है। आगे छठवा क्या है, भारत मंजरी, सॉरी भारत जननी, सॉरी भारत जननी है भाई, मंजरी नहीं, भारत जननी है। और आपके सातवां का है मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस है, कौन सा राक्षस, मुद्रा राक्षस, कौन सा राक्षस, मुद्रा राक्षस, कौन सा राक्षस, मुद्रा, विशाख दत्त की रचना है। और अगला अंतिम कौन सा है, दुर्लभ, 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 कौन सा है भाई, दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ बंधु, याद रखिए, दुर्लभ बंधु, दुर्लभ, 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 ठीक है। अब चलो, पहला क्या था, पहला क्या था, पहला क्या था, विद्या सुंदर, पहला क्या था, विद्या सुंदर, दूसरा क्या था, रत्नावली, तीसरा क्या था, पाखंड विखंडन, पाखंड विखंडन, चौथा क्या था, धनंजय विजय, धनंजय विजय, और पांचवा क्या था, पांचवा क्या था भाई, कर्पूर मंजरी, पांचवा क्या था, कर्पूर मंजरी, और छठवा क्या था, भारत जननी, भारत जननी, भारत जननी, और आठवां क्या था, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, और सातवां मुद्रा राक्षस, और आठवां क्या था, आठवां क्या था, दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु। तो ये अनुदित नाटक हैं और अनुदित नाटक की संख्या कितनी है मेरे भाई, 8 है, कितनी है, 8। आगे चलते हैं हम लोग, ये आप लोग के कौन सा है, मौलिक नाटक है, मौलिक नाटक की संख्या कितनी है, मौलिक नाटक की संख्या कितनी है, मौलिक नाटक कितने हैं, 9 हैं, बढ़िया समझिएगा, ठीक है। पहला है वैदिकी हिंसा न भवति, पहला कौन सा, वैदिकी हिंसा न भवति, और वैदिकी हिंसा न भवति 1876 में लिखा गया है, सुनते जाइएगा भाई, किस समय लिखा गया, 1876 में लिखा गया है। और ये आपके 1876 के अंतर्गत 76 एक काट ले, हाँ भाई। तो हम लोग चलते हैं आपके मौलिक नाटक पर, आप लोग ने याद कर लिया अनुदित नाटक, और मौलिक नाटक पे आते हैं, और मौलिक नाटक की संख्या कितनी है भाई, 9 है। और पहला नाटक कौन सा, वैदिकी हिंसा न भवति, और वैदिकी हिंसा न भवति 1873 में लिखा गया है, किस सन में, 1873 में। और यह प्रहसन एक नाटक है, प्रहसन का मतलब होता है हास्य प्रधान रचना, ये प्रहसन है, ये प्रहसन है, मैं इसको हटा दे रहा हूं इधर, ठीक है, ये प्रहसन रचना है, प्रहसन, प्रहसन रचना है। और इसके अंतर्गत पशु बलि, आप लोग सुने होंगे, पहले पशुओं की बलि दी जाती थी, ठीक, कौन बकरा की बलि दी जा रही, ठीक है, माता जी को प्रसन्न करने के लिए,
ठीक है, किसी और धर्म चीजों में प्रसन्न करने के लिए बलि दी जा रही, पशुओं की बलि, बैल की बलि, बकरा की, अरे सबसे ज्यादा बकरे की बलि दी जाती है ना। तो इसके अंतर्गत पशु बलि का विरोध किया गया है। वैदिकी हिंसा न भवति, हिंसा ना करो, इससे तुम्हारा विकास नहीं होगा। ठीक है, पशु से प्रेम करो, उनमें जान है। ठीक है, तो ये पशु बलि प्रथा का इन्होंने विरोध किया है, किसमें? वैदिकी हिंसा न भवति में। ठीक है, प्रहसन रचना है 1873 में। दूसरा है सत्य हरिश्चन, दूसरी रचना कौन से? सत्य हरिश्चन, और ये 1875 में लिखा गया है। किस ईस्वी में? 1875 में। असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन है, असत्य पर सत्य के विजय का वर्णन है इसके अंतर्गत। असत्य पर सत्य का वर्णन है। ठीक है, इसके अंतर्गत सत्य हरिश्चंद्र के अंतर्गत। ठीक है, 1875 में। आगे है आप लोग का श्री चंद्रावली नाटिका, श्री चंद्रावली नाटिका। और इसके अंतर्गत देख लीजिए, नाटिका लिखा गया श्री चंद्रावली नाटिका, और श्री चंद्रावली, और ये नाटिका का मतलब नाटक है। और आप जानते हो इसके अंतर्गत, अब जाहिर सी बात है महिला है, चंद्रावली एक महिला है, तो जाहिर सी बात है भाई प्रेम भक्ति का वर्णन होगा, है ना। इसमें एक प्रेम भक्ति का आदर्श वर्णन है, एक सभ्य का वर्णन है, एक सभ्यता का वर्णन है, प्रेम का वर्णन है। लेकिन प्रेम का कैसा वर्णन है? एक सभ्य वर्णन है। ठीक है, और ये 1876 में ये नाटक लिखा गया था। चौथा आप लोग का नाटक है विसस्य। ठीक है, विषमो धर्म। ठीक है, विसस्य विषमो धर्म। ठीक है, और ये लिखा गया था 1876 में। और इसके अंतर्गत देसी राजाओं की कुचक्रपूर्ण ठीक है परिस्थिति दिखाने का वर्णन है। यानी कि मतलब देसी राजाओं का जो आपस में तालमेल था ना, उसका वर्णन है इसके अंतर्गत। ठीक, कोई उनका मारे जा रहा है, कोई उनका, अंग्रेजों के गुलाम था देश उस समय। ठीक, कोई उनका चढ़े जा रहा है, कोई उनका मारे जा रहा है, कोई उनका, उनकी बुराइयों का वर्णन है। ठीक है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई सब कुछ खत्म। वो उनका मारे जा रहे हैं, वो उनका मारे जा रहे हैं, यही वर्णन इसमें राजाओं का वर्णन है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये, ठीक है, जब उस समय जब हमारे अंग्रेज जो है भारत देश को गुलाम बना लिए थे, तब का वर्णन है। जो राजा थे उसी का वर्णन है। ठीक, आगे बात करें तो सबसे बढ़िया नाटक है भारत दुर्दशा। कौन सा नाटक है? भारत दुर्दशा। अब भारत दुर्दशा जो है 1880 में लिखा गया है, 1880 में। और ये नाट्य रासक है, एक रासक का मतलब होता है ग्रंथ। ठीक है, भारत दुर्दशा एक ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? नाटक का ग्रंथ है। और ये अंग्रेजी राज्य में भारत की दशा दिखाई गई इसमें, कि अंग्रेजी राज्य में, यानी कि जिस समय हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, उस समय उन्होंने कितना हम पर अत्याचार किया। ठीक है, हमारी व्यवस्थाओं को खराब किया, हमारे व्यवहार को खराब किया, हमारी सभ्यताओं को नष्ट किया। ठीक है, हमको लूटा, हम पर काबिज करने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए हर जगह उन्होंने अपना अंग्रेजी हुकूमत का विकास किया। ये सब बहुत वर्णन है। उन्होंने कर लिया, ये वो दुनिया भर का। ठीक है, उन पे टैक्स लगाया, उन पर कर लगाया, ये सब बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है इसमें। ठीक, और भारत दुर्दशा के ही एक पंक्ति है, आपको मैं सुना रहा हूँ, भारतीय नेशन ने लिखा है। ठीक, रोहू सब मिलके आहू भारत आई, हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई। रोहू सब मिलके आहू भारत आई, हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए, हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए। कितना अत्याचार किए थे अंग्रेजों ने, कितना क्रूरता दिखाए थे अंग्रेजों ने, उसी का वर्णन है भारत दुर्दशा में। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो छठा जो नाटक हमारा, छठा है नील देवी। छठा कौन सा नाटक है? नील देवी। नील देवी जो नाटक है 1881 में, ये गीत रूपक नाटक है। ये भी 1881 में लिखा था भारतीय नेशन ने। यह पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वर्णन है। ठीक, पंजाब के एक हिंदू राजा हैं, राजा थे, अब तो हैं नहीं भाई। ठीक है, उन पर मुसलमानों की चढ़ाई का वर्णन है। ठीक, और इसमें भारतीय नारी के आदर्शों का भी वर्णन है नील देवी में, कि भारतीय नारी घूंघट काढ़ के निकलती थी, फुल कपड़े पहन के निकलती थी, बढ़िया से आती थी, बढ़िया से जाती थी, है ना। उनके अपने पति के प्रति उनका प्रेम क्या था, उनका व्यवहार क्या था, अपने भाई के प्रति था, माता पिता के प्रति क्या था। ठीक, उनके सभ्यता का, उनके विचारों का, उनके आदर्शों का, उनके आदान प्रदान का, यानी कि उनके
कुल मिलाकर का मतलब भारतीय नारी की सभ्यता का वर्णन था। ठीक, अब की तरह थोड़ी है कि आधा कपड़ा पहन लो, पैंट पहन लो आधा आधा और पहन लो आधा, ठीक है, घूमत डाले चले जाओ, ठीक, हुआ यहाँ हुआ घूमो, तुम वो देखो दूसरों को देखें। अब के थोड़ा थोड़ा है, पहले रहा, ठीक है, एकदम बढ़िया से, एकदम बहुत बढ़िया से आता जाना। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय हिंदू कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। भारतीय हिंदू नहीं तो कल कोई ना ही भैया, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये भारतीय हिंदू संग्रह है और इसका वर्णन किसमें है? नील देवी में। आगे चलिए, अगला एक नाटक, ये तो आप लोग सब लोग बहुत बढ़िया जानते होंगे, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, आप लोग सुने होंगे। ठीक, कक्षा 5 में है शायद, 5 या 6 में। ठीक, ये 1881 में लिखा गया था और ये प्रहसन है, ये भी क्या है? ठीक है, प्रहसन है और इसमें 6 दृश्य में लिखा गया, 6 दृश्य में यानी 6 भाग में। ठीक है, प्रहसन नाटक है। प्रहसन का मतलब होता है, ठीक है, हास्य प्रधान रचना, और हास्य प्रधान रचना को प्रहसन कहते हैं। और उस समय में, जिस समय में लिखा गया था, इसमें भ्रष्ट शासन तंत्र का पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, उन पर भ्रष्ट शासन को किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से वो दिखा रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से वो समाज में व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार से जनता पर वो अधिकार जमा रहे हैं, यही वर्णन है। भ्रष्ट, एकदम पूरा भ्रष्ट शासन था भाई, पूरा भ्रष्ट बन गया था, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाला शासन बन गया था पूरा। ये पूरा इसमें दिखाया गया। ठीक, एक व्यंग्य तरीके से दिखाया गया। ठीक, उनको पकड़ लो, बकरी मर गए, उनका पकड़ लो, बकरी वाले पकड़ लो। बकरी कैसे मरी? कहें दीवाल गिर के, दीवाल के क्या, उनका बुला लो। तो दीवाल गिरा, दीवाल में चूना कम डल रहा, उनके चूना वाले बुला लो। चूना में पानी कम डल रहा, पानी वाले बुला लो। पढ़े होगे, ठीक है। कुल मिलाए के सपने का ऐसे से एक एक करते 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 बुला लो और अंत में राजा को फांसी चढ़ा दो। यही था इसके अंतर्गत, अंधेर नगरी के अंतर्गत, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, तो अगला नाटक जो है आपका प्रेम जोगनी है। कौन सा? प्रेम जोगनी। ठीक, और ये आपके 1875 ईस्वी में लिखा गया है। ये नाटिका है, यानी कि प्रेम जोगनी। जोगिनी का मतलब महिला, जानते हो, और प्रेम का मतलब प्रेम। ठीक, इसमें तीर्थ स्थलों पर या तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों का चित्रण किया गया है। तीर्थ स्थानों पर, जैसे कहीं मंदिर गए, मंदिर में गए, मंदिर में दूजने गए, वहां अपन कुछ गलत काम कर रहे हैं, ठीक, कुछ लेन देन कर रहे हैं, मंदिर के पीछे जगह पड़ी है, वहां गए अपन अकेले पाए, अकेले अपन दूर ने गले मिलके जुटे हैं। हरिद्वार जा रहे हैं, ठीक है, वैष्णो माता जा रहे हैं, देवी जी के यहाँ जा रहे हैं, कहीं और मंदिर पे जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, वहां पर क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, यही सब वर्णन है पूरा। ठीक है, पूरा इसमें कुकृत्य का वर्णन है, गलत काम का वर्णन है। ठीक है, तो अभी भी ऐसा ही है ना, कभी अभी भी ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ठीक, अभी भी जाते हैं, ठीक, मंदिर में आओ, यही मंदिर में बैठे हैं, अरे भैया मंदिर में दर्शन करने गए हो, माफ नहीं करेगा भगवान आपको। ये हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय हिंद ने कहा है, भारतीय नेशन ने इसको लिख कर, भारतीय नेशन इसको लिख के गए हैं, समझ जाओ। ठीक है, तीर्थ स्थानों पर ये गलत कार्य करना बंद करिए, ये भारतीय नेशन ने कहा है। और ये प्रेम जोगनी में 1875 में पूरा प्योर वर्णन किया है उन्होंने, याद रखिएगा। आगे सती प्रताप की हम बात करें, अगला है 1883, सॉरी 1883 में लिखा गया है। ठीक है, और गीत रूपक ग्रंथ है 1883 में। हाँ भाई, चलो आगे हम बात करते हैं सती प्रताप। सती प्रताप आपका 1883 में लिखा गया है, गीत रूपक है। गीत रूपक का मतलब गाना गाय के रूप धारण करना। ठीक, और ये सती प्रताप जो है, इनका भारतीय का ये अधूरा नाटक है। कौन सा है? अधूरा नाटक है, अधूरा। ठीक, अधूरा नाटक, और इसको पूरा राधा कृष्ण दास ने किया था। और इसको पूरा किसने किया था? राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था सती प्रताप को। और सती प्रताप में उस समय जब महिलाएं सती हो जाया करती थी, यानी कि सती उनके बारे में वर्णन किया गया है। और बाकी हम बात करते हैं, ये अगर पूछेगा कि भारतीय हरिशन का अधूरा नाटक कौन सा है, तो भारतीय हरिशन का अधूरा नाटक कौन सा है भाई? सती प्रताप है इनका अधूरा नाटक। ठीक है, अधूरा
अधूरा नाटक, और इसको पूरा किसने किया था? राधा कृष्ण दास ने। ठीक है, तो ये आपके हो गए मौलिक नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र के कितने? 9, और हमने अनुदित लिखाया था कितने? 8, और टोटल इनके नाटक की संख्या कितनी है? 17 नाटक है। ठीक है, इनके मौलिक नाटक है, एक बार फिर सुन लीजिए। वैदिकी हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विश्वस्य विस्मय धर्म, और 5वां है भारत दुर्दशा, और 6वां है नील देवी, और 7वां है अंधेर नगरी, और 8वां है आपके प्रेम जोगनी, और 9वां है आपका कौन सा? सती प्रताप। ये थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बहुत ही संक्षिप्त वर्णन, और ये नाटक है, और पूरे नाटक हमने आपको पढ़ा दिया है, 17 नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र के, और किसमें किसका वर्णन किया गया है ये भी हमने आपको विस्तार से बताया है। किस सन में कौन सा नाटक लिखा गया ये भी हमने आपको बताया है। और नाटक दोबारा भारतेंद्र की पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है तो एक ही चीज है, कौन सा? नाटक। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।